हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। सो अब क्वांटम मॉडल ऑफ एटम को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे मॉडल पढ़ चुके हैं, सब लोग बोर हो चुके हैं कि कितने मॉडल्स पढ़ने हैं। दिस इज द लास्ट मॉडल। ठीक है। और अगर हम बात करें, इतने दिन हो चुके हैं ना अब हम लोगों को, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम हम रोज बात करते हैं आज कि यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है, आखिर इलेक्ट्रॉन मिलता कहाँ है। सो आज के लेक्चर के बाद हम जानकारी जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एट लास्ट मिलता कहाँ पर है। ठीक है। तो हम आज देखेंगे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम मॉडल। सो हमने दो डेवलपमेंट्स पढ़े थे और दी क्वांटम मॉडल है। सो वो जो डेवलपमेंट्स थे वो क्या क्या थे, डुअल नेचर ऑफ मैटर, और सेकंड वन था दैट वाज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। ओके। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हमने देखा, हमें बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ तो नहीं पता लगा सकते, है ना। तो हम एक साथ पता नहीं लगा सकते, मतलब कि वेलोसिटी भी थी, है ना। मोमेंटम क्या होता है, m/v, राइट। सो हम जब एक टाइम पर किसी पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी पता ही नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर वो वाली बात जो थी, जो बोर ने बोली थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में मिलते हैं, सर्कुलर पाथ जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं उनमें मिलते हैं। तो वो वाली बात थोड़ी सी आपको गलत नहीं लगती, है ना। सो इसीलिए उस मॉडल को से हटकर जब इस मॉडल की बात आई, तो बोला गया कि ऐसे मॉडल को सर्च किया जाने लगा जिस मॉडल में हम डुअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इनकॉर्पोरेट कर सकें। ठीक है। ऐसा कोई मॉडल ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे दिस क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। ठीक है। सो एक साइंटिस्ट है श्रोडिंगर। ठीक है। कौन है? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे दी वेव इक्वेशन। क्या करा, एक दे दी वेव इक्वेशन। ठीक है भाई। अब ये वेव इक्वेशन क्या थी, डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर m divided by h square e minus v psi is equals to 0। ये हो गई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर में इतनी बड़ी इक्वेशन दे दी, वेव इक्वेशन। ठीक है। सो आपको इससे क्या काम है, कुछ भी नहीं, डरो मत, आपके काम के लिए नहीं है ये। ठीक है। हमें यहाँ एक छोटा सा काम है, वो देख लेते हैं। ठीक है। सो ये क्या है, पहले बता देती हूँ ये सब है क्या, थोड़ा टर्म्स पता तो चल जाए, भले आपको कुछ करना हो। ठीक है। सो एक्स वाई जेड क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एम क्या है, मास। and this is the E total energy, this is V which is the potential energy, and this is the psi which is the wave function। ठीक है। which is the wave function। और हमें काम यहाँ पर इसकी सबसे अजीब सी चीज, जो आपको इस इक्वेशन में सबसे अजीब चीज लग रही थी, उसी से है, which is the wave function, है ना। तो ऐसी अजीब अजीब चीजों के साथ ही तो आपको इनकाउंटर करना है ना केमिस्ट्री में। देखने में अजीब है बट कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, समझ लेते हैं। ठीक है। सो साई, साई क्या है, हमारा वेव फंक्शन। क्या है, वेव फंक्शन। हो गया। ठीक। तो साई क्या है, वेव फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ये वेव फंक्शन है, अब हमें इससे क्या काम है ना। सो एज सच इस साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इस साई से कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इस साई का। तो फिर क्या होता है इसका, हमें मतलब है इसके स्क्वायर से। साई एज सच कुछ काम का नहीं रहा, बट हाँ साई स्क्वायर अगर हम इसका स्क्वायर कर देना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है। अब क्या है ये, है ना, ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी which gives the information about the
probability of finding an electron, probability of finding an electron in a particular region। ठीक है, मतलब कि ये हमें बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं बात करूं कि इतने एरिया में, लेट्स से इस एरिया में इलेक्ट्रॉन को मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट है कि वो मिल जाएगा, दैट इज टोल्ड बाय दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। है ना काम की चीज, बता रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें बताएगी कि क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द साई स्क्वायर। और अब हम बात करेंगे अबाउट द पोस्टुलेट्स, अबाउट द कुछ फैक्ट्स ऑफ द क्वांटम मॉडल। सो लेट्स डू दैट। सो स्टार्टिंग विद द फैक्ट्स ऑफ क्वांटम मॉडल। सो सबसे पहला पॉइंट है दैट द एनर्जी of the electron in an atom, of an electron in an atom is quantized, so हमने पहले भी पढ़ा है क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स। ठीक है, तो मतलब कि जो एनर्जी है एक एटम के अंदर जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब वो फिक्स्ड है। जैसे कि हमने जब याद है हमने पिछली बार पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब हर शेल के लिए डिफाइंड था वहां पर कि इतना एंगुलर मोमेंटम होगा। उसी तरह से यहाँ पर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर वो क्वांटाइज्ड है कि एटम के अंदर उसकी एनर्जी क्या होगी। मतलब एक इक्वेशन होती है, हमें उसमें काम नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो एक इक्वेशन होती है दैट इज ई साई इज इक्वल्स टू एच साई। ठीक है, तो वहां से उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एनर्जी ही अलाउड होती हैं, जिनकी वजह से हम बोल रहे हैं दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, उसके बाद द सेकंड पॉइंट इज कि याद है हाइजेनबर्ग से हमें क्या प्रॉब्लम हुई थी कि हाइजेनबर्ग ने ना एक बड़ी पर्टिकुलर सी पोजीशन के बारे में बात की थी कि हाँ हमें इलेक्ट्रॉन इस जगह पर मिलेगा, क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में, लेकिन सॉरी बोर मॉडल में, है ना, कि एक पर्टिकुलर से उसके बारे में बात की थी कि हाँ हमें यहाँ पर इस पोजीशन पर और इस वेलोसिटी से हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। लेकिन इस क्वांटम मॉडल ने उस कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया और इन्होंने बोल दिया कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे एक रीजन के बारे में। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पर, हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रीजन में मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी सी इजी हो गई। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बता दिया, है ना, कि वहां पर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसको इस तरह से लिख लीजिए, दैट द मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। सो मैंने बोला कि अब उन्होंने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, जहां इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ना, मैंने बोला ना कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, ये एक एरिया है, और मैं बोलूँ इस एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, इस एरिया में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस सबसे ज्यादा है कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब मैं ये बोल रही हूँ कि इस एरिया में सबसे ज्यादा चांसेस है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे लिए क्या हो गया, ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबल रीजन जो होते हैं एक एटम के अंदर, वो उनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। अब जब भी हम वेव फंक्शन के साथ इनको एसोसिएट करते हैं ना, तो हम बोलते हैं वहां इलेक्ट्रॉन रहता है, और वो क्या है, एक ऑर्बिटल। सो एक एटम के अंदर एक से ज्यादा, मतलब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एटम के अंदर बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं।
ठीक है, देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, क्या बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो अब एटम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी भी हर एक उसमें हो सकती है ना, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, राइट। इलेक्ट्रॉन किसी भी उसके अंदर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो हमने देख ही लिया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी of finding an electron, finding an electron or finding an electron in a particular region, in a particular region is called probability density. क्या बोलते हैं हम उसे? probability density, ठीक है। So probability of finding a particular region, probability of finding an electron in a particular region is called probability density, जिसको हम डिनोट करते हैं with the symbol psi square. And in the last क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें 3 कांस्टेंट्स के बारे में बताया, ठीक है, 3 कांस्टेंट्स के बारे में बताया जिनको हमने बोला क्वांटम नंबर्स, है ना। 3 क्वांटम हमें पता चला about the quantum numbers, ठीक है। ये क्या थे? 3 कांस्टेंट्स थे जिनके बारे में बताया गया, जिनको हमने बोला क्वांटम नंबर्स, और इन्हीं क्वांटम नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर्स। सो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द क्वांटम नंबर्स। सो अभी जब हमने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट किया, वहां पर मैंने क्या बोला था, एक पॉइंट, दैट देयर कैन बी मोर देन वन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बहुत सारे हो सकते हैं एक एटम के अंदर, राइट। सो अब बहुत सारे हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलने वाला है कौन से वाले के अंदर होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। सो इनको, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डिस्टिंग्विश करा जा सकता है इन बेस्ड ऑन देयर साइज, देयर शेप एंड देयर ओरिएंटेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। अब देखा गया दैट जो न्यूक्लियस के पास वाला एरिया है ना, जो न्यूक्लियस के पास वाला रीजन है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोलते थे, ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इसी के ऊपर बेस्ड हमें 3 क्या मिले, 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। और वो 3 क्वांटम नंबर्स कौन से हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number and the third one is magnetic quantum number, right? So अगर हमें इन सभी क्वांटम नंबर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो द फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, so it is denoted by the symbol n। किससे किया जाता है? denoted by the symbol n, ठीक है, n से हम इसे डिनोट करते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द, it tells us about the shell of the electron। किसके बारे में बताता है? शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से वाले शेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि n की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा शेल नंबर, अगर हमारी n की वैल्यू ज्यादा है, राइट, तो एनर्जी कैसी होगी और साइज कैसा होगा, ठीक है। सो अगर n की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, मतलब यही वाली बात हो रही है कि यहाँ न्यूक्लियस है और अगर इससे दूर शेल्स हैं, तो अगर मैं बोल रही हूँ n की वैल्यू ज्यादा है, शेल का नंबर ज्यादा है, तो रेडियस भी ज्यादा होगा, मतलब कि साइज भी बड़ा होगा, है ना, एटम का साइज भी बड़ा होगा। इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई।
एनर्जी की बात करें तो जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। सो मेनली हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, अबाउट द शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब शेल पता कैसे चलेगा, इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन के शेल, इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन के शेल, तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 1, राइट। इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन l शेल, तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 2। इफ इन n शेल, तो होगी n is equals to 3। n shell, then it will be n is equals to 4 and so on, ठीक है। सो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारी n की वैल्यू इन शेल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। पढ़ते थे ना KLMN शेल्स, तो जैसे जैसे KLMN वैसे ही हमारी n की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है ना। और लोएस्ट n की वैल्यू क्या पॉसिबल है, दैट इज 1, राइट। सो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द n वैल्यू। सब देखेंगे एक एक करके, सारे क्वांटम नंबर को समझेंगे भी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर। सो एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर को और क्या बोलते हैं हम, सेकंड नेम होता है इसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है, ये भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। और डिनोट किससे किया जाता है इसको, विद द सिंबल L, डिनोटेड विद द सिंबल L, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसके लिए वैल्यू लाइज फ्रॉम 0 to n-1, मतलब कि 0 से लेकर n-1 तक सारी वैल्यूज, n मतलब n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना। तो जो n होगा उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी द, तो 0 से लेकर और उस वैल्यू तक आपकी क्या हो जाएगी, एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है। ओके, देन अब क्या करा, ये हमें क्या बता रहा है, सॉरी मैंने एक चीज नहीं बताई कि जैसे हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, ये हमें क्या बताता है, अबाउट द सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हमें बता रहा है, अबाउट द सब शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। अब ये सब शेल क्या आ गया, सब शेल एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि कुछ सब शेल्स होते हैं, है ना, हर शेल के अंदर कुछ सब शेल्स होते हैं। उन सब शेल्स को इन्होंने इस तरह से बताया, S, P, D एंड F, राइट। ये 4 टाइप के सब शेल्स बताए। अब जो हमारा S सब शेल होता है, दैट SEDF, ठीक है। सो S सब शेल जो होता है वो हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये क्या है, इसकी शेप, अभी हमने बताया ना कि क्वांटम मॉडल, सॉरी क्वांटम नंबर्स हमें क्या बता रहा है, शेप भी बता रहे हैं, है ना। सो S क्या है हमारा, स्फेरिकल। P कैसा है, डम्बल शेप, क्या है, डम्बल शेप। ठीक है, डम्बल शेप। और डी ऑर्बिटल कैसा है, डबल डम्बल शेप। क्या है ये सब, क्या लिख रहे हैं हम, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप, सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिर थर्ड है डबल डम्बल शेप। और एफ ऑर्बिटल की शेप को डिफाइन किया गया है एज कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है। सो हमें नहीं पढ़ना कि वो कौन सी है, सो कॉम्प्लेक्स। सो इस तरह से यहाँ पर कुछ सब शेल्स को डिफाइन किया गया। और एस क्या है, स्फेरिकल, पी डम्बल, डी डबल डम्बल एंड एफ जो है वो उसकी शेप क्या होगी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो बेस्ड ऑन कि उनको कौन से वाले सब शेल में है उनकी एल वैल्यूज को डिटरमाइन किया गया। मतलब कि अगर मेरे पास एस सब शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0, एल की वैल्यू, राइट। अगर पी के अंदर है तो 1, अगर डी के अंदर है तो 2, सिमिलरली अगर एफ के अंदर है तो 3। ओके, अभी क्या लिख दिया इसको समझते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, देखो
जैसे कि मेरे पास है n की वैल्यू और इधर है l की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि n की वैल्यू है 1, लोएस्ट वैल्यू n की लोएस्ट वैल्यू 1 ही पॉसिबल है, ठीक है। सो मैंने लिख दिया 1। अब अगर मैं बोलूँ l की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ l लाइज फ्रॉम 0 to n-1, n-1 1 minus 1 which is equals to 0। तो इस केस में तो एक ही पॉसिबल वैल्यू बन रही है l की, दैट इज 1, ठीक है। ओके, अब सेकेंड केस मैंने लिया n इज इक्वल्स टू 2। जब मैंने n इज इक्वल्स टू 2 लिया, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, 0 से n-1, n-1 इज 2 minus 1 1 है ना। सो 0 और 1 दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई यहाँ से, 0 और 1, ठीक है। इसके बाद अब मैंने n की वैल्यू ले ली 3, ठीक है। अब मैंने n की वैल्यू ले ली 3, ये सब क्या है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3, अब मैंने 3 ली, 3 minus 1 2, तो यहाँ पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 0 1 and 2, राइट। हो गई, 3 minus 1 is 2 ना, तो यहाँ तक की पॉसिबल वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक। उसके बाद सिमिलरली मैं 4 लूंगी, तो मेरी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3, राइट। इस तरह से एंड सो ऑन आगे चलते जाएंगे शेल वाइज, है ना। तो अब ये सब क्या है, अब इनसे क्या हुआ, हमें मिल रहे हैं कुछ, आगे पता चलेगा इन्फॉर्मेशन क्या बन रही है, 1 है ना। 1 क्या है, n की वैल्यू, तो उसको लिखते हैं ऐसे, है ना। और हमारा l की वैल्यू 0 कब होती है, s सबशेल के लिए, कब होती है, s सबशेल के लिए। सो ये कौन सा सबशेल है, 1s, राइट। कौन सा है, 1s। उसके बाद हम बात करें 1 2 है, तो 2 हमेशा हम जब भी ऐसे हमें वैल्यू दी जाएगी ना, तो जो आगे वाला नंबर होता है ना, दैट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। दैट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो हमने यहाँ से लिखा 2, है ना, और यहाँ भी लिख लेते हैं क्योंकि 2 तो दोनों में आने वाले हैं, है ना। अब l की वैल्यू 0 कब होती है, s ऑर्बिटल के लिए। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, ओ सॉरी, नॉट ऑर्बिटल, नॉट ऑर्बिटल, ये कौन सा सबशेल हो गया, 2s, 2s कौन सा सबशेल हो गया, 2s। उसी तरह से यहाँ l की वैल्यू 1 है, और 1 कब होती है, 1 कब होती है, जब p ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ से 2p, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, l और n की वैल्यूज का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बेस्ड ऑन द n l l वैल्यूज, ठीक है। सो यहाँ से क्या बन गया, 3 and 0 3s, 3 and 1 3p, right, 3p। Similarly 3 and 2 3d, right, 3d। ऐसे ही 3 and 3 that will be f, है ना। so 3f, wait मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 3s 3p and 3d, राइट। तो 3d पे खत्म हो गया। अब इसके बाद 4 और 0 4s, है ना, 4s। उसके बाद 4p, है ना, 4p, 4d, 4d, 4 और 3 के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, f, सो दैट विल बी 4f, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास बन गए डिफरेंट सबशेल्स। आई होप आपको आगे जाकर ये क्लैरिटी आएगी। आज तक जो आपकी कॉन्फ़िगरेशंस अगर किसी ने देखी हो, तो हम एसपीडीएफ वाली कॉन्फ़िगरेशंस जो पढ़ते थे, तो वो एसपीडीएफ यही है, ठीक है। यही होता था ना, 1s 2s 2p 3s, तो वही है जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास सबशेल्स। तो ये हमें बताया किसने, एजीमुथल क्वांटम नंबर ने, ठीक है। हमने इस तरह से सबशेल्स को डिफाइन कर दिया। सो अब अगर मेरी n की वैल्यू, अब अगर मेरी l की वैल्यू कोई पूछेगा, तो मैं क्या करूंगी, l की पॉसिबल वैल्यूज अगर सिर्फ बोला 1, तो मैं सॉरी, अगर बोला 2, तो मैं बता दूंगी कि मेरी पॉसिबल l की वैल्यू 0 और 1 है। बट अगर मुझे किसी ने बोला बताओ 2p के बारे में, तो मेरी n की वैल्यू 2 होगी और l की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करते हैं इसी के एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट की, और ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है, दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू L अंडर रूट L प्लस 1, ठीक है। ये होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम बात करें इसके यूनिट की, तो इसको हम इस तरह से h/2π आप लिखोगे, तो ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, उस तरह से h/2π इसकी यूनिट है, ठीक है।
सो एंगुलर मोमेंटम को अगर क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग हमें, है ना, बोर वाला अलग और क्वांटम मॉडल के अकॉर्डिंग एल अंडर रूट एल प्लस 1, ठीक है, जहाँ एल क्या है, एंगुलर एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। सो इस कहीं कहीं पर आपको ये जो h/2 है ना, ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, अंडर रूट एल प्लस 1 h और कट, h कट, ठीक है। तो h कट का मतलब क्या होता है, h/2, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया h कट, आपको बार बार h/2 लिखने की मेहनत न करना पड़े, इसलिए h कट भी इन्वेंट कर लिया, ठीक है। सो इस तरह से आपकी ये वैल्यू होगी। इसके बाद l+1, राइट। सो अगर हम l की बात करें, अभी भी हमने l की वैल्यू निकालना सीख लिया है ना। सो l तो हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं यहाँ से। लेट्स से आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है फॉर दी 3s ऑर्बिटल, ठीक है, 3s सबशेल, सॉरी 3s सबशेल, उसके बाद 4p, ठीक है, 5d निकाल लो एंड लेट्स से 2p निकाल लो, ठीक है। तो हम इन चारों के लिए क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम। सो स्टार्टिंग विद दिस, तो एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे 3s का निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी n की वैल्यू बता दो क्या होगी। n की वैल्यू जो आगे लिखी होती है वो n की वैल्यू होती है 3s, है ना। तो l की वैल्यू क्या होगी, s सबशेल है, वैसे पॉसिबल वैल्यूज कितनी है l की, 0, 1 एंड 2, लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ s वाले सबशेल के लिए, तो s वाले सबशेल के लिए क्या होती है 0, तो l की वैल्यू 0, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि एल हमने निकालना था एंगुलर मोमेंटम, सो एल 0 + 1, ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, तो ये तो हो गया 0 फॉर 3s। फिर 4p की बात करें तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है, और l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी, इस बार कौन सा ऑर्बिटल है, पॉसिबल वैल्यूज में 1 2 0 0 1 2 3, है ना, पॉसिबल वैल्यूज ये है, लेकिन मैंने बोला p, तो p के लिए क्या होती है, p के लिए क्या होती है 1, ठीक है 1। सो अंडर रूट l कितनी होगी, अंडर रूट l1 1+1 कितना हो गया 2, 2 × 2 अंडर रूट 2 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी देख लो n = आगे वाली वैल्यू n होती है 5, ठीक है। इसके बाद l, सो l, लेकिन 0 1 2 3 4 आर द पॉसिबल वैल्यूज, लेकिन d, है ना, 1 2 d के लिए बात कर रहे हैं, तो d के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 3, ओके। सो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी l की 3, तो यहाँ अंडर रूट l+1, तो अंडर रूट 3 × 4 कितना हो गया अंडर रूट 12, ओके, अंडर रूट 12। इसके बाद 2p में n की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। उसके बाद l की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज आर 0 एंड 1, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, p सबशेल के बारे में, तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू विल बी 1, सो अंडर रूट 1 सो अंडर रूट 2 × 1 तो आप देख रहे हो कि हमने इस तरह से डिफरेंट सबशेल्स के लिए nl की वैल्यूज को पता कर लिया और उससे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दी magnetic quantum number. So the third one is magnetic quantum number. What? Magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है विद सिंबल ml, ठीक है, उसके टेल पे क्या लिखना है l, तो ml से हम इसे डिनोट करते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आपको याद है हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहली बात कि बोर मॉडल में वन ऑफ द ड्रॉबैक क्या था, वन ऑफ द ड्रॉबैक था कि एक जीमैन इफेक्ट, है ना, जीमैन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, सो दैट वाज द ड्रॉबैक फॉर द बोर्स मॉडल, जो जिसको यहाँ पर करेक्ट किया गया है, ठीक है। एंड दूसरी बात क्या है कि हम लोगों ने अभी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर हम बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बता रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और हम क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम भी है, ठीक है।
तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है छोटी सी अपनी, ठीक है। और बाहर क्या है, वो क्या हुई, उसकी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वो इलेक्ट्रॉन, वो ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल अपने आप को किस तरह से अलाइन करता है, अपने आप को किस तरह से ओरिएंट करता है, वो हमें बताता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और क्या बताता है कि मैक्सिमम यहाँ पर कितने कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। क्या बताता है कि मैक्सिमम यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। सो हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल, प्रेजेंट इन अ सबशेल, है ना। क्या था, शेल, शेल के अंदर कौन आया, सबशेल। अब सबशेल के अंदर कौन आ रहा है, ऑर्बिटल, ठीक है। उसके अंदर कौन आ रहा है, ऑर्बिटल। सो अब हमने बात कर ली कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये हो गया। हाँ, अब हम एमएल की वैल्यूज की बात करते हैं। तो एमएल की वैल्यूज, वैल्यू लाइज फ्रॉम माइनस एल, इफ द वैल्यू ऑफ एल इज 1, तो एमएल की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1, 0 एंड 1, ठीक है। मतलब कि इंक्लूडिंग जीरो, है ना, कोई भूल मत जाना, इंक्लूडिंग जीरो भी होती है, ठीक है। सो दिस, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अब देखो हम फाइंड आउट करके देखते हैं। लेट्स से मेरी एन की वैल्यू इज 1, ठीक है, एन की वैल्यू इज 1, सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब अगर मेरी एन की वैल्यू 2 है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1, है ना। पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं, 0 और n -1, 1। एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -l से +1 तक, तो -l से +l, अगर मेरी वैल्यू 1 हुई, है ना, अगर 0 हुई, देखो अगर 0 हुई तो है ही 0, और अगर 1 हुई तो क्या हो जाएगी, -1 0 +1, ठीक है। अब अगर n की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, और l की वैल्यू क्या हुई, 0, तो 0। अगर n की वैल्यू तो 3 है और l की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या हो जाएगी, -1 0 +1। अगर n की वैल्यू 3 हुई, l की वैल्यू 2 हुई, तो ml की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। सो ये है हमारे पास, मैं इसको ठीक से लिख देती हूँ, ml, ठीक है। सो ये है हमारे पास वैल्यूज फॉर n, l एंड ml, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसको भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख लूँ, अगर मेरे पास l की वैल्यू क्या है वो, और फिर पॉसिबल ml की वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लिखने वाली हूँ। अब इसके बाद ये देखो, लेट्स से मेरे पास l की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज क्या होती है, 0 1 2 और 3, जो कि हमने पढ़ी थी S P D और F के लिए, ठीक है। सो अगर मेरी l की वैल्यू 0 है, तो मेरी ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। बता देती हूँ, यहाँ हम S के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ P, यहाँ D और यहाँ F, राइट, ऐसे ही बात कर रहे थे। सो अगर मेरी l की वैल्यू 0 है, ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, ये हम ml किसके बारे में बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट हैं एक एटम के अंदर, है ना। तो ये हमें बता दिया 0, भले ही 0 आ रहा है, इतना ध्यान रखो, भले ही 0 आ रहा है, लेकिन नंबर क्या है, काउंट क्या होगा, 1, है ना। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, 1 ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 1, और हम ऑर्बिटल को ना ऐसे एक छोटे से स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर जहां भी मुझे दिखाना होगा कि एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मतलब इस तरह से मैं शो करूंगी, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, s, ठीक है। ओके, p के बारे में बात कर रहे हैं, तो p की वैल्यू क्या है, l की 1, है ना। तो l की वैल्यू अगर 1 है, तो ml की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1 0 और +1, ठीक बात है, -1 0 और +1। अब अगर ये है तो क्या होगा, तो अब मेरे पास कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं टोटल,
3। तो मैं इस तरह से p के कितने होते हैं, p के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, px, pz और py। ठीक है, px, pz और py। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अबाउट दी डी। और हाँ, एक बात याद रखना, ये जो 0 है ना, ml की वैल्यू 0 ना pz के लिए होती है। ठीक है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद डी की वैल्यू क्या है, 2। तो अगर डी की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल ml की वैल्यूज है -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, सो डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं हमारे पास, 5। कितने होते हैं, 5, 2, 3, 4, 5। कौन कौन से, dxy, dyz, dxz, dz2, dx2 means y2। ठीक है, ये होते हैं 5 डी ऑर्बिटल्स। सो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल गई कि एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 होते हैं और एफ के पास कितने होते हैं, लिख लो वैल्यूज, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो डी के एफ के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। सो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, गलती से थोड़ा नीचे हो गया। तो कितने होते हैं, 7। तो इस तरह से हमारे पास कितने कितने ऑर्बिटल हैं हर सब शेल के अंदर, वो बता दिया। मतलब कि हमेशा एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7। ठीक है, एंड एक बात और जान लो कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। कितने, अगर ये एक ऐसा ऑर्बिटल है ना, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। तो एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2। चेक करूंगी मैं आगे जाके, तो ध्यान रखना कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, so this was about the magnetic quantum number. Let's move on to the next part. So अब हम मूव कर रहे हैं towards the fourth quantum number. अब आप लोग बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला था कि 3 ही क्वांटम नंबर्स पॉसिबल होते हैं, है ना। बट अगर हम क्वांटम मॉडल से देखें तो हमें 3 ही क्वांटम नंबर के बारे में पता चला था। बट विद टाइम जब और भी बातें हुई ना, तो हमें पता चला 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन, जॉर्ज एंड सैमुअल। तो उन दोनों ने हमें यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो अपनी स्पिन पर भी रिवॉल्व करता है। ठीक है, जैसे अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है और अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो भी अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारे ये दोनों साइंटिस्ट थे, सैमुअल एंड जॉर्ज, उन्होंने क्या बोला कि ये 3 क्वांटम नंबर्स आर नॉट इनफ टू टेल अबाउट द इलेक्ट्रॉन, टू टेल द एड्रेस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विद टाइम ये 4th क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द क्वांटम मॉडल, बट हाँ, लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इसके बारे में बात हुई। ठीक है, तो अब जब ये है तो अब हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि इसको डिनोट किससे किया जाए। सबसे पहले तो इसको डिनोट किया जाता है विद द सिंबल ms। ठीक है, किसके साथ, ms से। सो ms से हमने इसको डिनोट कर दिया है और ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसके बारे में बताता है, अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ऑर्बिटल बना के दिखाया, जिसके अंदर आपको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो किए थे इस तरह से। ठीक है, तो जब मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को शो किया, तो ये जो स्पिन में इसी की बात कर रही हूँ कि एरो किस साइड है ना। तो ये हमें बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन अप वाला है, जिसका एरो इस तरह से, या फिर डाउन वाला है, जिसका एरो इस तरह से। तो यहाँ से 2 कंडीशन हो सकती है, या तो स्पिन अप वाला एरो हो सकता है, अप वाला एरो हो सकता है इस तरह वाला। ठीक है, या फिर स्पिन डाउन वाला एरो हो सकता है। कौन सा वाला हो सकता है, स्पिन डाउन वाला एरो हो सकता है। अगर स्पिन अप वाला है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। ठीक है, +½ हो जाएगी। और अगर स्पिन डाउन वाला हुआ तो क्या होगा भाई, तो बस नेगेटिव लगा दो, -½ ठीक है, तो इस तरह से स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है ना, बहुत इजी सा वाला क्वांटम नंबर। तो इस तरह से स्पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ या फिर -½
इस तरह से हमें बताना है। और अगर ये प्लस हाफ है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एस प्लस वन। ठीक है, क्या होता है, एस प्लस वन, और तो और इसकी यूनिट h बाय 2 पाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर s क्या है, s इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो आपका स्पिन आ रहा है। लेट्स से मैंने बोला, तो लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन का, सो लेट्स से कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है दैट हैज द स्पिन ऑफ प्लस हाफ। ठीक है, तो अगर स्पिन प्लस हाफ है तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हाफ स्पिन की वैल्यू हो गई हाफ प्लस वन। ठीक है, तो क्या हो गया, अंडर रूट हाफ प्लस वन क्या हो गया, 3/2, तो वैल्यू विल बी 3/4, अंडर रूट 3/4 h कट लिख सकती हूँ, थोड़ी देर पहले बताया था, h/2 पाई इज h कट ओनली। तो इस तरह से हमें पता चल गया अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपने सभी क्वांटम नंबर्स को कर लिया है कंप्लीट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चंस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। सो अब हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 4, जिसके लिए आपको सारे क्वांटम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, और दूसरी वैल्यू है 3p। ठीक है, 3p, इसके लिए आपको सारे क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सो आप सबसे पहले खुद सॉल्व कीजिए, सारे क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, और फिर क्रॉस चेक कीजिए कि मैच होता है या नहीं, और कहाँ स्टेक कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहला क्या है, n इज इक्वल्स टू 4, तो मैंने n की वैल्यू तो यहाँ बता ही दी कि 4 शेल के अंदर है, तो मतलब n की वैल्यू 4 है। अब l की बात करें तो क्या हो जाएगी, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर n-1 तक, तो n-1 क्या आएगा, 3, तो 0 से लेकर 0, 1, 2 एंड 3, राइट, ये सब पॉसिबल वैल्यूज है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ml वैल्यूज की। सो ml वैल्यूज क्या पॉसिबल है, यहाँ पर कौन कौन सी पॉसिबल है, नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि सबके लिए अलग होगी, 0 के लिए अलग होगी, 1 के लिए अलग होगी, 2 के लिए अलग होगी, और 3 के लिए अलग होंगी, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ तक ये निकाल लिया। इसके बाद बात करें 3p की, तो 3p के लिए बात करें n की वैल्यू जो आगे लिखता है 3, l की वैल्यू p ऑर्बिटल, है ना। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि n की वैल्यू, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 तक, मतलब 2 तक, 0, 1, 2, लेकिन मैंने अब स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को 3p के लिए चाहिए। यहाँ पर मैंने सबशेल नहीं बताया था, यहाँ मैंने सबशेल बता दिया, तो अब मेरे लिए इजी हो गया कि सबशेल कौन सा, तो e के लिए मेरी सबशेल की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ मेरे लिए l की वैल्यू होगी 1। अब मैं बता रही हूँ कि ml की वैल्यू क्या है पॉसिबल, -1, 0 और +1। ठीक है, सो इस तरह से मैंने बता दिए अपने तीनों क्वांटम नंबर्स, और अब हो सकता है इसका प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये तीनों क्वांटम नंबर्स को निकाल दिया है। सो अभी वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने निकाला क्वांटम नंबर्स को, है ना, हमें क्या था, सबशेल गिवन था और हमें निकालना था क्वांटम नंबर्स को। इस बार मुझे क्या करना है कि ये मुझे कुछ पेयर्स दिए हुए हैं किसके, क्वांटम नंबर्स के, और मुझे बताना है कि कौन सा वाला सबशेल है। सो स्टार्ट, है ना, तो n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 आएगा। उसके बाद l की वैल्यू 0 कौन से वाले सबशेल के लिए होती है, s के लिए, तो ये हो गया कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल, 1s। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए, है ना, सो d। इसके बाद n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 140, है ना, तो 3p, n इज इक्वल्स टू 4, l की वैल्यू 3 कब होती है, 0, 1, 2, 3, f के लिए, है ना, सो f। इसके बाद n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, 1 इज फॉर p, n इज इक्वल्स टू 4, और l की वैल्यू 2, 2 किसके लिए होती है, d के लिए।
ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे सब शेल्स को भी निकाल लिया। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें सब शेल दिया हो तो हम क्वांटम नंबर्स बता सकते हैं, क्वांटम नंबर्स दिए हो तो हम सब शेल बता सकते हैं, है ना, कितना इजी। मैं ये बोलूंगी क्वेश्चन ना काफी बार यहाँ से आ जाता है, तो आप क्या करो, ऐसे इजी से टॉपिक से ना क्वेश्चन को छोड़ो मत। मुझे लगता है कि इनको निकालना इजी, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और पढ़ लो तो, है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इनकी, क्योंकि ऐसा इजी से क्वेश्चन मत छोड़ के आना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरीवन, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है और कौन सा नहीं, ठीक है, मतलब कि कौन सी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पॉसिबल है और कौन सी नहीं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज n इज इक्वल्स टू 0, n इज इक्वल्स टू 0, mn इज इक्वल्स टू 0 एंड ns इज इक्वल्स टू प्लस हाफ, है ना पॉसिबल, वैल्यू तो पॉसिबल है ना, n भी तो 0 है, l भी 0, ml भी 0, एम आई राइट, है ना। n की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, दिस इज द मिस्टेक हियर। n की लोएस्ट वैल्यू क्या है, 1, शेल का नंबर एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए ना, शेल का नंबर 0 होता है क्या कभी, तो इसीलिए ये वाला सेट इज नॉट पॉसिबल, है ना, दिस शेल इज नॉट पॉसिबल। ऑफ लॉग आए यहाँ पर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज n इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 0। अगर n 1 है तो l 0 हो सकता है, n माइनस 1 होता है l, तो पॉसिबल है ना। उसके बाद ml 0, हाँ ये भी पॉसिबल है। ms माइनस हाफ हो सकता है, यस, स्पिन तो कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ भी, तो ये कैसा है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। इसके बाद n is equals to 1, l is equals to 1, mn is equals to 0 and ms is equals to plus half. अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू इज n minus 1, नॉट n, है ना। तो यहाँ पर क्या है, n minus 1, n minus 1 इज 0, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्या है, n is equals to 1, l is equals to 1, n l is equals to n minus 1, 2 minus 1 1 possible। ml is equals to, ml की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 0 दिया, क्या होती है, माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल मतलब कि माइनस 1, 0 प्लस 1, तो 0 हो तो सकती है ना, तीनों में से कुछ भी हो सकती है, तो ये वाली भी हो सकती है, तो ये है, ठीक है। अब ms इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, स्पिन तो कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी, तो ये क्या है, इट इज अ पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, दिस इज अ पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 3, ml इज इक्वल्स टू माइनस 3 और ms इज इक्वल्स टू प्लस हाफ। बताओ जल्दी से क्या होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू तो 3 हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्या है, नॉट पॉसिबल। अब देख लेते हैं लास्ट वाला फ्लॉ था यहाँ पे, लास्ट इज n is equals to 3, l is equals to 2, अगर n 3 है l 2 हो सकता है, हो सकता है, ml 0 हो सकता है, हो सकता है, माइनस एल भी क्या होता है, माइनस 2 माइनस 1, 0 प्लस 1 प्लस 2 0 हो सकता है, तो ms प्लस हाफ हो सकता है, तो ये क्या है, पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम, क्या है, पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये हमने देख लिया कि अगर हमें चारों क्वांटम नंबर्स को दे दिया जाए तो हमें किस तरह से चेक करना है कि वो पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, तो हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर क्वांटम नंबर से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट, एवरीवन यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन किए हैं जो कि हमारे लिए ना काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले ये बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर। अगर आप n मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्क्वायर कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपको बता देगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि आप सेकंड वाला फॉर्मूला देखो, है ना, सेकंड वाले में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ शेल, एक शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, लेट्स से मेरे पास शेल का नंबर है 2, ठीक है। तो सेकेंड शेल के अंदर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, है ना। तो अगर मेरे पास ऑर्बिटल्स 4 है ना, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो 4 के अंदर कितने रहने वाले हैं, 8,
और अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या आने वाला है 8, ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि ऑर्बिटल का नंबर कितना है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर विल बी ट्वाइस ऑफ दैट, ठीक है। सो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबशेल, कितने सबशेल प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी एक शेल के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू n। जितने हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने हमारे सबशेल होंगे। जैसे कि फर्स्ट सबशेल के अंदर हमारे फर्स्ट शेल के अंदर कितने सबशेल्स होते हैं 1, है ना, और सेकंड के अंदर कितने होते हैं 2। तो इस तरह से हमें बताना है सबशेल कितने हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है 2l+1, मतलब कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और +1। जैसे कि अगर मैं बोलूँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एक सबशेल के अंदर, ये कहाँ था एक शेल के अंदर, अब हम बात करें एक सबशेल के अंदर। तो सबशेल के अंदर होता है 2l+1। अगर l की वैल्यू 1 है तो मेरी ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट होंगे। अगर l की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 1+1, 2 इंटू 1+1 कितना हो गया 3+1 विल बी इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके ट्वाइस, मतलब कि 8, है ना। तो मैंने क्या करा, जो जितने से मेरा ऑर्बिटल का नंबर आ रहा है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दैट विल बी इक्वल टू 4l+2 हो जाएगा, है ना, 4l+2। अगर हम निकाल कर भी देख लेते हैं, लेट्स से अब मैं बोल रही हूँ कि मेरा l इज इक्वल्स टू 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन के क्या नंबर आ रहे हैं। तो 4 इंटू 1+2 कितना हो गया 4+2, दैट विल बी इक्वल्स टू 6, ठीक है। कितना हो गया दैट विल बी इक्वल टू 6। तो एक इलेक्ट्रॉन ये मैंने गड़बड़ की है ना, ये मैंने गड़बड़ की है। यहाँ पर 2 इंटू 1+1, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, 2+1 कितना होता है 3, है ना। तो 3 और 3 के अंदर कितने अकोमोडेट हो सकते हैं 6, ठीक है, क्योंकि एक के अंदर कितने अकोमोडेट हो सकते हैं 2, तो 3 के अंदर 6, ठीक है। सो ये थे कुछ फॉर्मूलाज जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे आपके आंसर्स, ठीक है। अब हम और कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको बताना है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ 4p ऑर्बिटल, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर बताओ, ठीक है। देखो यहाँ आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितने प्रेजेंट है 4p में वो बताना है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखवाए, ठीक है। तो वहां पर एक फॉर्मूला था कि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द फॉर्मूला 4l+2, है ना, देख सकते हो आप अपने नोट्स में। सो क्या है 4l+2। सो क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं 4l+2, ठीक है। तो ठीक है मैं कर देती हूँ 4l+2। अब यहाँ l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है p ऑर्बिटल के लिए बात हो रही है तो l की वैल्यू विल बी 1, तो l की वैल्यू है 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1+2 कितना हो गया इज इक्वल्स टू 4+2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये गलत है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। अब ये क्यों गलत है, याद करो मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2, फिर वो कोई सा भी हो, है ना। तो 4p का कौन सा वाला ऑर्बिटल है दैट्स डिफरेंट, px py pz, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन अ ऑर्बिटल, ठीक है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल। लेकिन अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्वेश्चन क्या होता, इसके लिए क्वेश्चन होता दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4p सबशेल, ठीक है। तो सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कई बार, जहां पर हम मोस्टली आंसर यही वाला मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना कि क्या करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वांटम नंबर्स बहुत अच्छे से आ गए होंगे, आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी। तो हमने
इलेक्ट्रॉन को देखा कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।